दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है। फर्नांडो अराउजो नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो आर्टिस्ट के साथ साथ एक जूडो इंस्ट्रक्टर भी होता है। अब एक रात वो घर वापस जाते समय वहाँ सिगरेट पीने के लिए रुकता है क्योंकि बाहर भारी बारिश हो रही थी। फर्नांडो सिगरेट पीने के बाद उसे पानी में फेंक देता है जो धीरे धीरे बहती हुई उससे दूर चली जाती है और बैंक ऑन ऑफ रियो के पास एक सीवर में गिर जाती है। ये देखकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सीवर में उतर जाता है। अब अंदर उसका दिमाग और तेजी से चलने लगता है। अब अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है। अपना बैंक लूटने का आइडिया उसे भी बताता है। ये सब सुनकर उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है क्योंकि पैसों की दिक्कत उसे भी थी। सेबेस्टियन यह भी कहता है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स और पैसों की जरूरत पड़ेगी। फर्नांडो कहता है यह सब तेरे भाई की टेंशन है। फर्नांडो पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने एक दोस्त डिबोजा से मिलने जाता है, लेकिन डिबोजा के पास पैसे नहीं होते। डिबोजा उसे दूसरे इंसान का नाम बताता है जिसका नाम मारियो है। फर्नांडो मारियो के पास जाता है और उसे अपना पूरा प्लान बताता है। अगर हम चोरी में कामयाब हुए फिर तुम्हें कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मारियो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद ये बैंक के सामने अंडरग्राउंड सीवर के अंदर जाते हैं और ये चेक करते हैं कि इन्हें कितनी लंबी सुरंग बनानी है। हालांकि ये लोग पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें पता है इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है। वापस आने के बाद फर्नांडो, मारियो और डिबोजा आगे की प्लानिंग करते हैं। इन्हें ये भी पता चल गया होता है कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर है, यानी कि कोई भी इंसान रात को बैंक के अंदर मूव करता है तो मोशन सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा और पास के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा, जिससे जल्दी पुलिस यहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन फर्नांडो बताता है मोशन सेंसर किसी भी इंसान की हीट को आइडेंटिफाई करता है, ना कि किसी की हलचल को। मेरे पास एक खास तरह का सूट है जिससे वो मोशन सेंसर कभी भी हमारी बॉडी की हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब एकमात्र समस्या होती है कि वह नहीं जानते बैंक के लॉकर्स कैसे खोले जाते हैं। इसीलिए अगले दिन ग्रुप और अधिक जांच करने का डिस्कशन लेता है। फर्नांडो सेबेस्टियन के साथ अंदर जाने से पहले बिल्डिंग के पीछे बैंक की पार्किंग लॉट की पिक्चर लेता है, जबकि सेबेस्टियन अकाउंट खोलने का नाटक करता है। फर्नांडो अंदर की फोटो लेता है। दुर्भाग्य से वो जल्दी ही पकड़ लिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। फर्नांडो वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और पूछताछ के लिए बेसमेंट में ले जाते हैं। अब हैरानी की बात यह होती है कि यह सब इनके प्लान का हिस्सा था। फर्नांडो इस मौके का फायदा उठाकर सेफ डिपॉजिट बॉक्स रूम का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए जाता है। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड कैमरे सहित उसके सभी सामानों का जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है। वे उसे जाने देते हैं। तब पता चलता है कि फर्नांडो ने कैमरे का मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल लिया था और अब फर्नांडो जब वापस आ जाता है तो अपने तीनों साथियों को बैंक के अंदर की सभी फोटो को दिखाता है और सारा नक्शा बताता है कि कैसे हम चोरी करेंगे। इन्हें पता है कि इन्हें कहां से सुरंग खोदनी है। साथ ही इन्हें यह भी पता होता है कि बैंक में जितने लोगों का पैसा है उन सब पैसों का इंश्योरेंस किया गया है, यानी कि नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को होगा। ये लोग अपनी टीम में एक और आदमी को शामिल कर लेते हैं जिसका नाम एल्बर्टो है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बैंक के अंदर जाने के बाद ये लॉकर को कैसे खोलेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर 400 लॉकर हैं और अगर ये टॉर्च से एक लॉकर को खोलते हैं तो इन्हें 400 लॉकर को खोलने में 400 मिनट लगेंगे, जो लगभग 7 घंटे हो जाएंगे और इतने वक्त तक ये लोग बैंक के अंदर नहीं रह सकते। इसीलिए मारियो तय करता है कि वो इसी बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना लॉकर खुलवाएगा। अगले दिन वो दूसरी ब्रांच में जाता है, वहां पर अपना लॉकर खुलवाता है और वो लॉकर की मैकेनिज्म को बड़ी ध्यान से देखता है ताकि वो उसे पहचान सके कि उसे कैसे खोला जा सकता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ एक वैन को भी चुराता है ताकि इसी वैन से चोरी के पैसों को लेकर भाग सके। वैन को लेकर ये लोग एल्बर्टो के घर जाते हैं क्योंकि एल्बर्टो की जिम्मेदारी होती है कि सबको वहां से निकालेगा। पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और इनसे इंक्वायरी करने लगती है और इतने में एल्बर्टो अपनी वाइफ के साथ वहां पर आ जाता है और पुलिस से कहता है ये हमारे गेस्ट हैं, ये हमसे मिलने आए हैं। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सीवर के अंदर ये लोग सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन वे एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जिससे उनकी ड्रिलिंग मशीन टूट जाती है। फर्नांडो इस घटना को नजरअंदाज कर देता है और एक नई ड्रिल खरीदने को सोचता है, लेकिन इससे मारियो गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहले ही इस प्लान में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब उस रात के बाद फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वो एक साथ आसमान में तारों को देख रहे हैं
कि तभी फर्नांडो की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि अभी जो हम आसमान के तारों को देख रहे हैं वो असलियत में एग्जिस्ट भी नहीं करते, क्योंकि इन तारों को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कई लाइट ईयर लग जाते हैं और अभी हम जिन तारों को देख रहे हैं वो सिर्फ उनकी परछाई है। इन बातों को सुनकर फर्नांडो के दिमाग में एक प्लान आता है और वो तुरंत ही अपने साथियों के पास जाकर उन्हें अपना प्लान बताता है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि हमें चोरी सुबह के वक्त सबके सामने करना चाहिए, क्योंकि बैंक वाले कभी भी अपने मोशन सेंसर को सुबह के वक्त ऑन करके नहीं रखते और दूसरी बात, रात के मुकाबले सुबह बैंक में सिक्योरिटी कम होती है और ऑब्वियसली हमें पकड़ने के लिए पुलिस बाहर ही खड़ी होगी, लेकिन हम सामने के रास्ते से न जाकर उस सुरंग की मदद से वहां से निकल आएंगे। और इस प्लान को सुनकर मारियो और बाकी सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और फर्नांडो के प्लान के हिसाब से वो अगले दिन बैंक में चोरी करने चले जाते हैं। वो बैंक में मौजूद सभी लोगों को अपना बंधक बना लेते हैं, लेकिन बैंक की सिक्योरिटी रूम में पहले से ही एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है, जो कि इस सिचुएशन को देखकर तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। मारियो और उसके साथियों को पुलिस के वहां आने के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहां पर मौजूद एक इंसान को गन पॉइंट पर रखकर उस सिक्योरिटी गार्ड को रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड को ना चाहते हुए भी उसे खुद को उनके हवाले करना पड़ता है। फिर मारियो उस गार्ड से उसका मोबाइल छीनकर उन पुलिस वालों के सामने लाकर उसे वहीं पर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है, जो कि सुरंग के बचे हुए काम को पूरा कर रहा होता है और आखिरकार वो उस सुरंग को बैंक के एक रूम तक लाकर खोल देता है। इसके बाद ये लोग बैंक के लॉकर्स वाले रूम में जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों के पास एक खास तरह की मशीन होती है जिसे सेबेस्टियन ने बनाई है, क्योंकि वो एक इंजीनियर है। इसकी मदद से ये लोग एक लॉकर को 7 सेकंड में तोड़ सकते हैं। अब ये लोग लॉकर तोड़ना शुरू कर देते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है बैंक की छत के ऊपर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। वहीं बाहर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहा है। वो मारियो को कॉल करता है। दरअसल मारियो ने उस सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल पहले ही ले लिया था जिसे उसने छोड़ा था और अब मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है, अगर तुमने जल्दी बैंक की छत के ऊपर से अपने लोगों को नहीं हटाया तो मैं यहाँ अंदर फंसे सभी लोगों को मार दूंगा। पुलिस ऑफिसर उसकी बात मान जाता है, लेकिन फिर भी सामने वाली बिल्डिंग की छत पर 2 शूटर को तैनात कर देता है। मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे इसके लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए। पुलिस ऑफिसर के साथ जो टीम होती है वो दोनों गेट्स पर तैनात होते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर आने जाने की सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक पार्किंग से और एक सामने वाले गेट से। इन सबको लगता है कि ये छोटी मोटी चोरी है और यहाँ अंदर सबके सब फंस चुके हैं। इसीलिए पुलिस ऑफिसर एक बार फिर से मारियो को कॉल करता है और कहता है कि देखो, तुमने कोई भी बड़ा नुकसान नहीं किया है, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक वकील कर दूंगा, तुम्हें कोई बड़ी सजा नहीं होगी। मारियो कहता है कि इस बारे में मुझे अपने साथियों से डिस्कस करना होगा। दरअसल मारियो उन्हें अपने बातों में फंसा रहा होता है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके और वो सभी लॉकर से सारा सामान लेकर यहाँ से उस सुरंग से रफू चक्कर हो जाएं। बैंक के अंदर एक ओल्ड लेडी होती है जिसका आज बर्थडे होता है और जब ये बात मारियो को पता चलता है तो वो उसे बर्थडे विश करता है, जबकि डिबोजा दूसरे बंधक से चॉकलेट लेता है और उस ओल्ड लेडी को दे देता है। अब शूटर उन्हें उस ओल्ड लेडी का बर्थडे बनाते हुए देखते हैं और जानकारी उस पुलिस ऑफिसर को दे देते हैं, जिससे वो हैरान हो जाता है। इस बीच मारियो उस ओल्ड लेडी को जन्मदिन के उपहार के रूप में आजाद कर देता है। फिर वह एक खिड़की के सामने झुक जाता है और ऑफिसर को बताता है कि उसने 15 साल जेल में बिताए हैं। वह केवल तभी सरेंडर करेगा जब मिनिस्टर उसे कम से कम सजा दिलाने का वादा करेंगे। यह सुनकर ऑफिसर शूटर को रुकने का आदेश देता है और मारियो खिड़की से दूर हो जाता है। अब पता चलता है कि वह वास्तव में चेक कर रहा था क्या पुलिस उसे गोली मारेगी या नहीं। अब जल्द ही मिनिस्टर आता है और मारियो से बात करता है। हैरानी की बात यह होती है, पता नहीं क्यों मारियो उसे गाली देने लगता है और उससे बात करने से इनकार कर देता है। इसके बाद मारियो अपने वकील से बात करने की मांग करता है। हालांकि जब ऑफिसर वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उसे एक बंधक का फोन नंबर देता है। फिर वह अपनी आवाज बदलता है और मिनिस्टर से एक नकली वकील के रूप में बात करता है। इस तरह वो अपने सभी साथियों के लिए कुछ और समय हाथ सफाई के लिए दे देता है। इसके बाद मारियो सभी बंधकों को पहली मंजिल पर इकट्ठा कर देता है, जबकि फर्नांडो और अन्य लोग आखिर में सुरंग के माध्यम से अपनी लूटी हुई सामान को ले जाना शुरू कर देते हैं। फिर मारियो अपना मोबाइल फोन बंद कर देता है। इससे ऑफिसर को शक होने लगता है, शायद ये हम सबको उल्लू बना रहा है। तभी उसकी नजर सीवर के ढक्कन पर जाती है। वो समझ जाता है कि वो लोग नीचे के रास्ते से निकलना चाहते हैं। इसी बीच बोर्ड पर लूट का माल लादने के बाद फर्नांडो पुलिस के लिए सभी हथियार लॉकर में छोड़ देता है।
अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि सभी हथियार नकली थे क्योंकि फर्नांडो किसी भी सिटीजन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अब मारियो सभी बंधकों को पहली मंजिल पर छोड़ देता है और फर्नांडो से छोटे कमरे में मिलता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, सभी डरे हुए बंधक अपना फोन उठाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बाहर बुला लेते हैं। तभी वो ऑफिसर एक टीम को सीवर में भेजता है, जबकि दूसरी टीम सामने से बैंक पर धावा बोल देता है। अब फर्नांडो और मारियो तुरंत ही सुरंग के सभी सबूत को मिटा देते हैं और अन्य लोगों के साथ नाव में शामिल हो जाते हैं। अब फिर एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि फर्नांडो को भी सीवर के बारे में पुलिस की खोज का पहले से अनुमान था, इसीलिए उन्होंने वाटर लेवल बढ़ाने के लिए पहले से ही एक बांध बना लिया था ताकि वाटर लेवल दूसरी दिशा में बहने लगे और ये अपनी नाव से दूसरी दिशा की तरफ निकल जाते हैं। इधर ऑफिसर छोटे कमरे में पहुंचता है और आखिर में सुरंग के पास पहुंच जाता है। वहां पर उन्होंने एक बम को भी रखा होता है, पर पुलिस ऑफिसर को जल्दी से पता चल जाता है कि सारे के सारे गन्स और बम नकली हैं। अब दुर्भाग्य से ऑफिसर के लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि चोर पहले ही भागने में सफल हो चुके होते हैं। इस बीच फर्नांडो और ग्रुप वैन की मदद से अल्बर्टो के घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने उस वैन को भी जला दिया है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये लोग सारे पैसों को आपस में बांट लेते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और इन सब की जिंदगी बदल चुकी है। ये अब बहुत अमीर बन चुके हैं, लेकिन एक दिन अल्बर्टो की वाइफ को पता चल जाता है कि उसका किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है। इस बात से गुस्सा होकर वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें बता देती है, कुछ महीने पहले जो बैंक में चोरी हुई थी उसमें मेरे पति भी शामिल थे। पुलिस अल्बर्टो के साथ उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है और अब उसे जेल हो चुकी है क्योंकि इनके पास नकली हथियार थे और ना ही इन्होंने किसी को भी नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए इन्हें बहुत लंबी सजा नहीं होती। 7 महीने बाद फर्नांडो को छोड़ दिया जाता है। उसे मारियो अपनी बहुत शानदार कार में लेने के लिए आता है। अब यहाँ पता चलता है कि फर्नांडो ने पहले से भी इसके लिए तैयारी कर रखी थी, इसीलिए उन्होंने नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था ताकि उन्हें लंबी सजा ना हो। साथ ही बैंक के लॉकर्स में लोगों का जितना भी सामान होता है, बैंक के पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए इन्होंने पहले ही अपने आधे पैसों को छुपा दिया था ताकि अगर ये पकड़े भी जाएं तो पुलिस को इनके पास से पूरा पैसा ना मिले। हालांकि बैंक ने $25 मिलियन और कई किलो सोने का क्लेम किया था, लेकिन पुलिस को इनके पास से $1.2 मिलियन और 8 किलो सोना ही मिला था, यानी कि बाकी का सोना और पैसा अभी भी इनके पास है। साथ ही अब ये आजाद भी हो चुके हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।